आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जो लगातार नागपुर में बीमारी की तरह फैल रहा है। इस बीमारी की चपेट में कई बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। अब आप सोच रहे होंगे ये बीमारी है क्या? ये बीमारी है कोचिंग का भूत, जो कोचिंग के मार्केट में डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री बेच रहे हैं। इस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजेश सर। पहले तो आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश गादियावर है और मैं भूतपूर्व प्रकुलगुरु था सोलापुर विद्यापीठ में। अभी नागपुर विद्यापीठ में मैं नागपुर सेवादल महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर करके काम कर रहा हूँ। तो ये जो आपने बात छेड़ी है तो सबके मन में वही है कि ये जो भूत सबके लोगों के ऊपर बैठा है तो ये क्या चीज़ है। तो ये कोचिंग क्लास का जैसे नाम आपने बोला है तो ये कहाँ से शुरुआत हुई कोचिंग नाम के, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन पूर्व इतिहास अगर देखते हैं तो उसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा कि पहले तो इंग्रज काल के पहले का जो अगर कार्यकाल था तो अपना भारत देश बहुत सुख समृद्ध खुशहाली था। जैसे ऐसे बोल रहे थे कि सोने की चिड़िया ऐसा ही थी। अपना यहाँ का जो जीडीपी रेट था वो सबसे ज़्यादा था और यूरोप कंट्रीज़ के सभी देशों का अगर जीडीपी रेट अगर देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जीडीपी रेट अपना था। इतना सुजलाम सुफलाम था। लेकिन अंग्रेज के एक आदमी है जिसका नाम है टीवी मैकेले, उसने 40 साल ये व्यवस्था को देखते हुए कि भाई भारत देश को अगर ख़त्म करना है तो क्या करना चाहिए, तो उसने उसके एजुकेशन सिस्टम पे हाथ रखा कि इनकी गुरुकुल व्यवस्था को पूरे अगर डैमेज करते हैं तो ही ये देश के अंदर में अपन उनके देश के ऊपर अपन राज कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जब 40 साल के बाद उन्होंने देखा कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर ख़राब करना है तो इसकी एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करना चाहिए। और तब से सभी लोगों के जीनोम में ये टीवी मैकेले ने एंट्री की है और अभी देश को 75 साल हो रहे हैं लेकिन अभी भी अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव होना चाहिए था नहीं हुआ। अभी जो 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो आपने देखा होगा 2020 के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत देश की विद्यार्थियों की दशा सुधारने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी रहेंगी। लेकिन जहाँ तक ये ट्यूशन क्लास का विषय अभी जो आया है इसने तो पूरा वातावरण खराब कर लिया है। लेकिन ये जो व्यवस्था खड़ी हुई है इसका जन्म कहाँ से हुआ वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर में अपन ने देखा होगा कि ये ट्यूशन क्लास को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका कोई कंट्रोल पावर किसी के हाथ में नहीं, ना गवर्नमेंट के पास है, ना कोई एजुकेशन सिस्टम के हाथ है, ना डिप्टी डायरेक्टर के हाथ में है, ना तुम्हारे एजुकेशन ऑफिसर के हाथ में है। तो इसके वजह से उसका जब तक अपन ऐसा बोलेंगे कि उसके ऊपर जब तक आचार संहिता नहीं रहेंगी तब तक ये मनमाने कारोबार करेंगे। तुमको जो चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसके वजह से आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर में इनका जो जीनोम है वो इतना परकोलेट हो गया है कि स्टूडेंट अभी कॉलेज में आने के मानसिकता में नहीं है। पूरी मानसिकता को ख़राब करने का काम अगर किया होगा तो ये ट्यूशन क्लास के अंदर में इनकी सिस्टम में किया है। और आपने देखा होगा कि आज अब्सेंटी का जो परसेंटेज है स्कूल में सबसे ज़्यादा है। सर कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पे ही सवाल उठ रहे हैं कि ये जो कोचिंग क्लासेस हम लोगों ने देखा, कोटा कल्चर ये अपना रहे हैं नागपुर के लोग आजकल। कोटा में बच्चे इतने परेशान हो गए हैं, वो बोझ उठा उठा के थक चुके हैं कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अब वही कोटा कल्चर हमारे नागपुर में आता हमें दिख रहा है। मैडम देखो दो चीज़ें हो रही है आज के तारीख में। जैसे पहले अपन थे हम लोग एजुकेशन ले रहे थे तो हमारे पेरेंट्स का इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मूवमेंट नहीं था। लेकिन आज के तारीख में अपन देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स है वो बच्चे के तरफ इतना जोर से लगा है कि ये पढ़, तू ये करना चाहिए, तू एमबीबीएस होना चाहिए। अरे भाई उसकी कैपेसिटी भी देखना चाहिए।
उनकी कैपेसिटी न देखते हुए जो पेरेंट्स जो बच्चों के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ रहा है, उसके वजह से करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है पेरेंट्स, और वो सिस्टम में बच्चों को डालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बच्चों की मानसिकता वो नहीं है। तो बच्चों के मानसिकता के आधार पे पेरेंट्स ने भी उसको एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक आने वाले दिनों में बच्चों में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एजुकेशनल, जिसको बोलते हैं एकेडमिक वायलेंस जिसको बोलते हैं, वो एकेडमिक वायलेंस आने को देख रहे हैं, और उसके वजह से बच्चों का जो नेचुरल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चों का नेचुरल बिहेवियर अगर चेंज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े खतरनाक बीमारी के सामने आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये बीमारी पेरेंट्स को तो ख़त्म होगा ही, लेकिन बच्चे पूरे ख़त्म हो जाएंगे और एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स करेगा। सर जैसे आपने बताया पेरेंट्स जो है प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, तो कहीं ना पेरेंट्स पे कंपटीशन में लगे हुए हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, मेरा बच्चा बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में जाके ही पढ़ेगा। तो सर सवाल तो ये भी उठता है ना, क्या कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा रहा है? नहीं मैडम, ये तो सबसे गलत बात है। अब देखो, जब टीचर है तो पढ़ाने की सिस्टम है, अब जब बच्चे ही नहीं वहां जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? एक व्यवस्था है। और दूसरी चीज, सब कॉलेजेस ने टाइप करके रखे, अब उसमें ये हो सकता है कि इनको जो एजुकेशन सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए कि भाई मेरा कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट टाइप में नहीं जाएगा। बच्चा अगर मेरे यहाँ एडमिशन लेता है तो बच्चा 75% अपने कॉलेज में रहेगा, उसका अटेंडेंस लिया जाएगा, अटेंडेंस के बाद उसके प्रैक्टिकल्स हो गए, उसकी थ्योरी होगी और सब व्यवस्था खड़ी होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो वातावरण बना रहे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग क्लास वाले, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो एजुकेशन जैसे संस्था ही है, वो संस्था के सभी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको पैसा देंगे और टाइप करके ये सिस्टम को कोलैप्स करने के बारे में सोच रहे। तो ऐसा अगर सभी संस्था ने अगर इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं मैं किसी भी ट्यूशन क्लास को मेरा कॉलेज टाइप नहीं करूँगा, ये लेवल पे अगर काम करना चालू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बिगिनिंग चालू होगा, शुरुआत होगी। और ऐसे अगर शुरुआत सभी लोग करने गए तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में प्यूरिफिकेशन आना चालू होगा। जब तक कोई तक इनिशिएटिव नहीं लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, उनको लिटरेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि तेरा आपका जो वार्ड है उसकी कैपेसिटी के आधार पे उसका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, न कि कोई क्लास के अंदर में लाखों रुपए खर्चा होके वो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कोई नीट का क्लास करने के बाद कोटा में भी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। और तुम अगर तुम्हारे स्टूडेंट की कैपेसिटी नहीं होगी तो तुम्हारा कितना भी बड़े बड़े क्लास में तुम एडमिशन करोगे तो भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा वो स्टूडेंट को भी नहीं होगा, ना पेरेंट्स को होगा, दोनों भी डिप्रेशन में जाएंगे और आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है। सो ये टाई अप वर्ड आपने यूज़ किया अभी, क्या है ये टाई अप वर्ड? कि अगर कॉलेजेस जो है रेगुलरली होंगे तो कोचिंग क्लासेस तो वैसे ही डाउनफॉल पे चले जाएंगे, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं तो हम लोगों ने देखा है वो 12-12 घंटे कोचिंग क्लासेस में बैठते हैं, जिसके कारण उनका फिजिकल तो ठीक है बट मेंटल जो अफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा फिजिकली भी जो बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे खेल नहीं पाएंगे, बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे, बच्चे अदर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। अगर कॉलेज में बच्चा जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई ना कोई तो बहाना रहेगा कि अदर एक्टिविटीज़ होते ही हैं कॉलेजेस में। कॉलेजेस और स्कूल्स में तो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, बट कोचिंग क्लासेस में वो एक्टिविटीज़ कहाँ हैं? कोचिंग क्लास का मतलब होता है ज़बरदस्ती। एग्जैक्टली ज़बरदस्ती के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अरे मुझे बताओ कि उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, और कॉलेज में मिलता है क्योंकि ऐसा है कि उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है कॉलेज के अंदर में, उसका फिजिकल फिटनेस भी होता है कॉलेज के अंदर में, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती है कॉलेज के अंदर में, साइंस एग्जीबिशन होता है तो उसका इनोवेशन भी निकलता है, उसका इंक्यूबेशन भी होता है। हर चीज़ कॉलेज में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है। लेकिन बट नेचुरल मुझे तो ऐसा लगता है पेरेंट हो स्टूडेंट हो वो सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। अरे मुझे बताओ कि हर तो 140 करोड़ जनता है अपनी, उसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, सभी तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, सभी तो इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो बाकी लोग क्या बनोगे?
तो भाई सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि वो नौकरी मांगने वाला नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाला सिस्टम बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो स्किल डेवलप है, वो स्किल डेवलपमेंट के आधार पे भी बहुत अच्छा आने वाले दिनों में अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर में जो कोचिंग का भूत जो अंदर में घुसा है, उसका बाहर करने के लिए जन जागृति की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में एजुकेट होने की जरूरत है। ये सभी के लिए जरूरत है, ये पेरेंट्स के लिए जरूरत है, टीचर के लिए जरूरत है, वार्ड के लिए जरूरत है, सभी लोगों के लिए जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय को आपने यहाँ से उठा के सभी लोगों के अंदर में एक भावना निर्माण करना चाहिए, ये जागृति निर्माण करना चाहिए। अगर ये जागृति करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस ट्यूशन क्लास को एक आचार संहिता के अंदर में अपन नहीं लाएंगे, तब तक ये ट्यूशन क्लास को अपन थोड़ा सा अलग सिस्टम में नहीं लाएंगे। और जब तक ये ट्यूशन क्लास का भूत लोगों के मन में बढ़ेगा और उसी से आधार पे मेरा सिस्टम बनेगा, मैं एजुकेट होगा, ऐसा जब तक उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज जब तक ऐसा बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में ये सबसे बड़ा फेल्यूर होगा। तो एजुकेशन को अगर सही मायने में लोगों के अंदर में लेके चलना है, तो कॉलेज और स्कूल जिसकी स्थापना हुई है उसके अंदर में स्टूडेंट डेवलप हो सकता है, जब पेरेंट्स उसके बारे में सोचेगा, संस्थाएं ऐसी सोचेंगी कि नहीं हर स्टूडेंट ये कॉलेज में आना चाहिए क्योंकि कॉलेज उसी के लिए डेवलप हुआ है। तो ये सब लोगों ने अगर एक के हाथ में हाथ मिला के अगर काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की ये जो विद्यार्थियों की दशा है, जो दशा बोलेंगे, ये दशा सुधारने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मुझे लगता है। सर पहले के टाइम्स पे जब कॉलेज कोचिंग क्लासेस नहीं होते थे, तब क्या लोग डॉक्टर नहीं बन पाते थे? तो ये नया ट्रेंड कहाँ से और क्यों ये हम लोग जनरेट करते जा रहे हैं लगातार? ना सिर्फ नागपुर में, बल्कि हम लोगों ने देखा पूरे महाराष्ट्र में ये ट्रेंड अभी चलता ही जा रहा है। हर छोटी से छोटी सिटीज में अगर वहाँ सुपर शॉपिंग नहीं भी होगी तो भी वहाँ कोचिंग क्लास तो जरूर होगी। तो देखो ना, मैं वही बोला ना मैंने कि बैकेले का जो जीनोम है ये अपने लोगों के अंदर में इतना भर भर के निकला है कि जब तक उसका जीनोम अपने शरीर के बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये सिस्टम में हुआ। दूसरी चीज ऐसा है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा आगे चढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अरे भाई, उसकी कैपेसिटी भी देखना चाहिए। और उसके बावजूद क्या हो रहा है कि गरीब का गरीब लड़का जो मेरे यहाँ घर में काम करने वाली है, उसका भी लड़का कोई कोचिंग क्लास में डालने के बारे में सोच रही हो, वो पैसा इकट्ठा करी, वो कोचिंग क्लास के अंदर में जाके दे रही है। तो ये सिस्टम इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने, इनका एडवर्टाइज भी वैसा है। ये प्रलोभन जिस हिसाब से देते हैं कि भाई देखो 100% काम करेगा, मेरा क्लास के अंदर में अगर स्टूडेंट ये परसेंटेज तक पास होगा, अगर नहीं होगा तो उसके पैसे वापस किए जाएंगे, ऐसा प्रलोभन देके सभी विद्यार्थियों को उस क्लास के अंदर में लाने के बारे में सोच रहे हैं। और उसका कमीशन है, सभी को कमीशन है। एजुकेशन सिस्टम को उनको कमीशन बांटा गया है। अगर 2.5 लाख रुपए अगर बच्चों का लेते हैं तो तुम्हारे संस्था को कुछ देना चाहिए, उसके जो मीडिएटर हो उसको भी देना चाहिए। ये बिजनेस बन गया मैडम। और जब कोई सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को आप बिजनेस के रूप में देखना चाहते हो तो उसका आउटकम कैसा होगा? उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो हैं कंटिन्यूअसली बड़े बड़े कोचिंग्स में डाल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं पेरेंट्स की जिद पे चले तो जाते हैं, बट उसके बाद जो बच्चे करते हैं शायद वो पेरेंट्स अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका। देखो, उसके कैपेसिटी को न देखते हुए पेरेंट्स वो अलग अलग क्लास में लेके जा रहे हैं, लोग कर्जा लेके ट्यूशन क्लास में पैसा भर रहे हैं। अब देखो कितनी, यानी क्या बोलते हैं उसका कि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। उनका भी देखो, अभी 10वीं में पास होने के बाद तो उनको ऐसा लगता है कि 11th 12th अपन ने करना चाहिए और 11th ईयर अपना रेस्ट ईयर है, ऐसा समझ के वो ट्यूशन क्लास में घुसते। और उसके बाद उनको एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में उनका इंटरेस्ट हो रहा है। आपने देखा कि वो ट्यूशन क्लास के अंदर में जाने के बाद उसका कभी कभी ट्यूशन क्लास में जाते हैं, उसके बाद जो बाकी टाइम मिलता है वो कहीं पब में जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो लोग थे वो डिसिप्लिनरी थे, कल्चरल थे, एकेडमिक थे। वो जो मूवमेंट है ना, जो कल्चर है, वो कल्चर ही खत्म हो गया। वो कल्चर जैसे खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे
विचार विद्यार्थियों के मन में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी इनसिक्योरिटी स्टूडेंट में डेवलप होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की जो इतनी जो ताकत है, पावर है, उस पावर को जो अपने के अमूलाग्र बदल करने के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और डिटोरिएट होगा ये एजुकेशन सिस्टम। ये ट्यूशन क्लास के अंदर में जब तक पैसे से भी जा रहे, यानी पेरेंट्स किस किस लैकिंग में जा रहे हैं, ये तो कर्जबाजारी हो रहे पेरेंट्स। एक दूसरा, उसका बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ पा रहा है और उसका जो डिप्रेशन हो गया तो आत्महत्या कर रहा है। और सुसाइडल केस जो देखा है आपने कि इसी पीरियड में आप जा रहा देख रहे हो, पहले एक 10-20 साल पीछे आप जाते हो कि सुसाइडल केस बच्चों के अंदर में नहीं थी, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। और अगर यही ट्रेंड अगर रहा तो मुझे लगता है कि सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपके क्या विचार है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको बताया है, मैंने 2014 के जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार आने के बाद उनको लगा कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। जो पहले की सरकार थी उन्होंने जो बदलाव लाने के बारे में सोचा था तो सिर्फ बदलाव हुआ, लेकिन अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का था। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत बड़ा बदलाव की ज़रूरत थी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं, वो सही मायने में सीनियर कॉलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आपका जो लोअर क्लास, जो प्राइमरी लेवल है, मिडिल क्लास है, जो हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ये सिस्टम के अंदर में 5+4+4+3 कर का एक पैटर्न लगा है, जो तीसरे साल के अंदर में बच्चा एंट्री करेगा और 12वीं जो 12th तक पूरा उसका एजुकेशन सिस्टम तो पैटर्न बना है। वो एजुकेशन पैटर्न में के अंदर में वो स्किल डेवलप रहेगा, इथिकल वैल्यू उसके डेवलप करेंगी और बहुत अच्छा एक अच्छा वातावरण बना के एजुकेशन सिस्टम खड़ा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पैटर्न अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो भी अगर प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी तक अगर लगता है तो बहुत बड़ा बदलाव की अपेक्षा अपन लोग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भारत देश को जो अमूलाग्र बदल चाहिए, विश्वगुरु जो भारत देश को अपन देखना चाहते हैं, तो ये बदलाव के माध्यम से अपन देख सकते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट के नीरज सर थे जिनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि 11th और 12th में 75% अटेंडेंस कंपल्शन है, बट कोचिंग क्लासेस में जो बच्चों का टाइप है उसके कारण बच्चे जो हैं कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो कोचिंग क्लासेस है ये किसके अंडर आती है? इनको ऊपर से कौन हैंडल करता है या कौन कंट्रोल करता है? मैंने तो बताया मैडम कि देखो, ये ट्यूशन क्लास को कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट की सिस्टम ही नहीं बनी। ये सबसे बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का। एक इसको ना एजुकेशन ऑफिसर उसको कंट्रोल कर रहा है, ना डेप्यूटी डायरेक्टर उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। और संस्था चालक तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है क्योंकि वही खुद टाइप कर रहा है। जो सिस्टम के अंदर में 3 काम करने वाले लोग हैं वही उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो उसके वजह से जब तक उसकी आचार संहिता नहीं बनेगी, उसको कंट्रोलर अथॉरिटी के तरफ से नहीं देखा जाएगा। और फिर ऐसा भी है कि कौन सा ट्यूशन क्लास कितना घंटा क्लास लेता है उसका भी कुछ ये नहीं है, कौन पैसा कितना ले रहा है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी ट्यूशन क्लास कैसा कितना भी पैसा ले रहा है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक एजुकेशन सिस्टम के अंदर में उसको कंट्रोल करने वाली कोई भी अथॉरिटी जब तक खड़ी नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन क्लास के ऊपर जो संविधानिक जो अटका होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको पहले से कंट्रोल करने की जरूरत है। वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा पहला उपाय होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो पैसों की बात की, हम लोगों ने देखा कोचिंग क्लासेस वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तो ये स्कॉलरशिप किस पर्पज से दी जाती है कि उनको क्या उतने पैसे लगते ही नहीं है जितने वो लेते हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि लूट मचा रखी है, एक बिजनेस चला रखा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस ही बन गया है ट्यूशन क्लास के माध्यम से। अभी जैसे उन्होंने एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस में अगर 80% के ऊपर अगर मार्क मिलते हैं तो उसको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखो, इधर से ये हाथ से खाना है कि ऐसा खाना है, खाना तो है उनको आगे जाने में। और 10% 20% से उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि उनका कमीशन ही बाकी लोगों से होता है। अब वो कमीशन वाला जो पैसा है वो अगर बच्चों के स्कॉलरशिप में जाता तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उनका इकोनॉमिक तो लॉस हुआ ही नहीं ना। सबसे बड़ा लॉस होता है उनका पेरेंट्स का, उनके वार्ड का। देखा जाए तो ये पूरा बिजनेस के तौर पे सही पूरा बिजनेस है। आपको उसको देखो, उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है और लोगों को चूता बनाने का कार्यक्रम खड़ा कर दिया है। जब तक लोग चूता बनेंगे तब तक ये लोगों को चूता बनाएंगे, ऐसा सिस्टम है। अब लोग जब जागरूक होंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को कोलैप्स करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लोगों की जागृति जरूरत है। और मुझे तो, मैं आपको सही मायने में धन्यवाद दूंगा कि महाराष्ट्र 24 ने यह सबसे बड़ा पहली शुरुआत की है कि भाई देखो ये जो हो रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे, विद्यार्थी के ऊपर अत्याचार हो रहे, उसको रोकने के लिए लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सर, इसके बारे में हमने काफ़ी सारे नेताओं से भी बात की थी और कहीं ना कहीं अभी जो अधिवेशन आ रहा है उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा ज़रूर उठाया जाएगा, क्योंकि जो कॉलेजेस वाले हैं ये तो अब कोचिंग के सहारे ही चल रहे हैं। तो कोचिंग को बंद, कॉलेजेस को बंद करके कोचिंग को ही कॉलेज का नाम देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वो तो एक्चुअली चल ही नहीं रहे ना, जहाँ उनको सिर्फ सैलरी से मतलब हो चुकी है, शायद सिर्फ फीस से मतलब हो चुका है, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाया तो जाता नहीं है, सिर्फ कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो कॉलेजेस बंद करके कोचिंग ही चला लो। सही बात है। एक सवाल ये भी उठता है। तो इसी सिलसिले में आज हमने बात की राजेश गादेवार सर से, जिन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो शायद हमारी जनता को नहीं पता थी वो बताई। धन्यवाद सर उसके लिए। और ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता ही जा रहा है। जो कोचिंग क्लासेस है वो नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बढ़ती ही जा रही है। और ये कोचिंग क्लासेस की जो बीमारी है इसमें कई बच्चे आ भी चुके हैं। एक आखिरी मैसेज सर जो आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे। सब मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप जागरूक हो, बच्चों की कैपेबिलिटी को समझो और उसके आधार पे एजुकेशन दो, न कि उसका आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा खर्चा करके ही कोई एजुकेशन नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की कैपेसिटी को पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसका जो एकेडमिक्स लेवल होगा उसके आधार पे उसका एजुकेशन दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पेरेंट्स को भी तकलीफ नहीं होगी और वार्ड को भी तकलीफ नहीं होगी, दोनों भी अच्छे रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट की होना चाहिए उसको बरकरार रखने के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जवाबदारी है और संस्था चालक की भी, उसके बाद वहाँ के रहने वाले शिक्षक को भी वही जवाबदारी है। सभी ने अगर हाथ में हाथ मिला के अगर काम किए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये व्यवस्था को बहुत अच्छे से गढ़ेगी। और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए सभी ने अगर अग्रेसर भूमिका में काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अच्छे दिन विद्यार्थियों को भी आएंगे और पालक को भी आएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये मुद्दा इस बार हम जो है अधिवेशन में जरूर ले जाएंगे। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।